गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग सेकंड चैप्टर के जो हैं हमने 5 ईयर्स प्लान्स करे थे। अब आज हम इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें, दैट इज़ फीचर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कि इकोनॉमिक पॉलिसी के फीचर कैसे थे, ठीक है, अंडर दी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991 तक, मतलब जब तक न्यू रेवोल्यूशन 1991 में आया था उससे पहले तक फीचर कैसे थे हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी के। फर्स्ट, हैवी रिलायंस ऑन द पब्लिक सेक्टर। यस, पब्लिक सेक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी। प्राइवेट सेक्टर को इतनी परमिशन नहीं थी कि वो ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को ओपन कर सके। ज़्यादा पावर किसके हाथ में थी? आपके पब्लिक सेक्टर में। देन रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, अगेन गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस थी। मोनोपोली पावर इज़ इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। तो प्राइवेट सेक्टर्स को जो भी अगर छोटा मोटा बिजनेस जो भी वो इंडस्ट्री चलाते थे थोड़ी बहुत, उनमें भी उनको बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स को फॉलो करना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी और उनको ना क्या किया जाता, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती थी, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेशन। प्रोटेक्शन ऐसे कि उनको डोमेस्टिकली कम्पीट नहीं सिर्फ डोमेस्टिकली रखा जाता था, उनको ज़्यादा लेवल पर कम्पीट नहीं कराया जाता था। और लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन पर एक एक्ट लगा दिया था, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, कि वो जो भी उन्होंने ट्रेड वगैरह करना है उन पर उनको रिस्ट्रिक्शंस थी कि ये आप नहीं कर सकते हो ज़्यादा। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन दे दिया जाता था फ्रॉम दी कंपटीशन। उसके बाद मतलब उनको प्रोटेक्शन इन द सेंस कि ऑब्वियसली बात है उनको दूसरी बड़ी कंपनीज़ और उनके साथ compete नहीं कराया जाता था, क्योंकि ऑब्वियसली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो छोटे लेवल पर परफॉर्म करती हैं, और अगर कंपटीशन में नेचुरली वो उस कंपटीशन को हाई लेवल पर फेस नहीं कर सकती है ना, इसलिए उनको प्रोटेक्ट किया जाता था। एंड इसमें नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ऑफ दी स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस। और अगर हैवी इंडस्ट्रीज़ की जो डेवलपमेंट विद लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंजीनियरिंग गुड्स, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़, और इनको ये वो चीज़ें फील हो रही थी वहाँ पे कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस उनकी वहाँ पर उस टाइम पर फील हो रही थी कि इनको डेवलप करना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ वर टू बी डेवलप्ड ऑन दी प्रायोरिटी बेसिस, इनको प्रायोरिटी बेसिस में उन्होंने डेवलप किया था। उसके बाद उनका मेन फोकस किस पे था? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, की ज़्यादा से ज़्यादा हम सेविंग करें, क्योंकि अगर ज़्यादा सेविंग होंगी इकोनॉमी में तो ही वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आगे कर पाएंगे और इकोनॉमी की जनरेशन होगी इनकम की। देन फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन था, वही एक्सपोर्ट इंपोर्ट की परमिशन नहीं थी उस टाइम पीरियड पर। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर फोकस किया जाता था। वो इनका मेन मकसद ये था इंडिया का उस टाइम पर कि जो भी चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंपोर्ट ना करके हम डोमेस्टिकली ही उसको प्रोड्यूस करें, इसको बोला जाता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। रिस्ट्रिक्शन थी फॉरेन कैपिटल को, वो फॉरेनर्स के साथ टाई अप हमें नहीं करने देते थे। इंडिया को उस टाइम पर परमिशन नहीं थी, ग्लोबलाइजेशन नहीं था, उनको ये लगता था कि अभी जो फॉरेनर्स हैं इंडिया से बाहर गए हैं, अगर वो दोबारा हम उनकी कैपिटल को अलाउ कराएंगे तो वो यहाँ पर डोमिनेंस पावर अपनी शो करने लग जाएंगे। तो अल्टीमेटली लोन फ्रॉम अकॉर्डिंगली हायर प्रायोरिटी फ्रॉम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो थी ना, रिस्ट्रिक्शंस थी वहाँ पर, इतनी ज़्यादा फ्रीडम से आप नहीं लेते थे। दिस वॉज टू मिनिमाइज द इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट, की जो है डोमेस्टिक मार्केट का ही कंट्रोल रहे। उसके बाद जो प्लानिंग थी वो सेंट्रलाइज्ड थी, दैट मीन्स कुछ लोगों के हाथ में ही थी प्लानिंग। जो ऑब्जेक्टिव था वो ग्रोथ था, डेफिनेटली एज स्पेसिफिक एज द स्टेट लेवल, एंड डिड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट विद द ओवरऑल स्ट्रैटेजी ऑफ द गवर्नमेंट एज स्पेसिफाइड इन द 5 ईयर्स प्लान। मतलब हर स्टेट अपने अपने बारे में ही सोचते थे, बहुत ज़्यादा ग्लोबल लेवल पर थिंकिंग उस टाइम पर नहीं थी। बच्चे, दीज फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अल्टीमेटली आपके 5 ईयर प्लान्स के जो चैप्टर में से एक आपके 5 ईयर प्लान्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेकेंडरी आपकी फीचर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है।